नमस्कार आप सबको। आज सबके सामने एक खास टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है डीपीएसपी। वैसे आज इसका डे 1 है, इससे कंटिन्यू आपको डे 1, डे 2, डे 3 आते रहेंगे। तो आप डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करें और इसमें जो डाउट आएंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि अगले क्लास में उसे एक्सप्लेन कर सकूँ या तो उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। तो आज फर्स्ट डिस्कस स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिसको पॉलिटी में इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का चैप्टर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक रहेगा डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि डीपीएसपी है क्या, आखिर ये है क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या है। तो आज का टॉपिक पहले देखना है कि इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे डीपीएसपी क्या है, दूसरा पढ़ेंगे इनकी आवश्यकता और इनका उद्देश्य, इनकी आवश्यकता में क्यों पड़ी और इनका उद्देश्य क्या है, और तीसरा इनकी विशेषता, मतलब डीपीएसपी की क्या विशेषता है। चौथा इनका वर्गीकरण 3 भागों में होता है, पहला समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद संशोधन की, इनमें डीपीएसपी में आज तक कितने संशोधन हुए सबको पढ़ेंगे और इनका महत्व और आलोचना पढ़ेंगे कि इनका महत्व क्या है और इनका आलोचनात्मक पहलू क्या है। और लास्ट पढ़ेंगे परीक्षा जो कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इनमें आज टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक नेम क्या है, फर्स्ट आज पढ़ेंगे डीपीएसपी क्या है। पर इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि डीपीएसपी क्या है। तो इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार, नागरिकों को अधिकार देते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स या नागरिकों को अधिकार देता है, जबकि डीपीएसपी सरकार को कर्तव्य बताते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकार जनता को अधिकार देता है, जबकि डीपीएसपी सरकार को कर्तव्य, सरकार के ये कर्तव्य है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तब इनका देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। ठीक है, अगर एग्जाम पर्पज से कोई ज्योतिषर एग्जाम में ये है, डीपीएसपी वे नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान निर्माताओं ने सरकार को दिए ताकि वे भारत में एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सके। मतलब क्या, डीपीएसपी को किसने दिया, संविधान निर्माताओं ने। संविधान निर्माताओं ने, और ये किनको दिया, ये दिया सभी गवर्नमेंट को, सरकार को दिया। ठीक है, ताकि वह न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सके। ठीक है, और याद रखें यह सरकार के लिए मार्गदर्शक है, यह सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक मार्गदर्शक है। इसका पालन करना सरकार का नैतिक कर्तव्य, मतलब इसका पालन करना सरकार का क्या कर्तव्य, एक नैतिक कर्तव्य है। अब देखते हैं कि डीपीएसपी जो ये लिया कहाँ से गया है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि डीपीएसपी का परिणाम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। वैसे तो आयरलैंड भी लिए हैं स्पेन से, ठीक है, लेकिन भारत ने किससे प्रेरणा लेकर लिखा है, आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान के भाग 4 पार्ट 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। मतलब डीपीएसपी का भारतीय संविधान में कब से किस जगह है, भाग 4 में और आर्टिकल 36 से 51 तक में। ठीक है, आगे देखते हैं कि डीपीएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब इनका क्या जरूरत पड़ी, क्या इनकी नीड पड़ी। देखते स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय तो भारत क्या था, एक बहुत गरीब था, अशिक्षित था, ठीक है, बेरोजगारी था भारत में और सामाजिक असमानता था, महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। इन सभी को देखते हुए सरकार ने क्या लाया, डीपीएसपी लाया। क्यों, क्योंकि जब हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र आजाद कब हुआ था, 1947 में जब आजाद हुआ, ठीक, स्वतंत्र हुआ।
तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या थे, कई चुनौतियाँ, देश में विभाजन, ये सब चुनौतियाँ के बाद कई समस्याएं भी थी। ठीक है, इससे पहला समस्या देख लेते हैं। इनके पास क्या था, गरीबी थी काफ़ी, अशिक्षा था, उसके अंदर बेरोजगारी भी था, ना जाने कई सारी समस्याएं थी। ठीक है, जनता इस सब में क्या था, उलझे पड़े थे। तब इन्हीं सबको खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ तर्क लगाए कि चलो हम कुछ इनका हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जनता का हेल्प किया। तो उनके लिए उन्होंने क्या संविधान में जोड़ा, बीपीएसपी, ताकि इनसे क्या हो, थोड़ा इन लोगों का हेल्प हो और ये लोग इन सब समस्याओं से थोड़ा ऊपर उठे। तो इसी के लिए इनके क्या दिया गया, डीपीएसपी। ठीक है, ये सब का इसलिए संविधान निर्माताओं ने सरकार को दिशा देने के लिए डीपीएसपी को जोड़ा, मतलब इन सभी समस्याओं से लोगों को ऊपर उठा सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया, डीपीएसपी दिया। ठीक, अब देखते हैं डीपीएसपी का क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से बनाया गया। पहला इनका उद्देश्य क्या है, यह कल्याणकारी राज्य का स्थापना करे, ताकि यह संस्था बनाए कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सके, सामाजिक न्याय ला सके, आर्थिक न्याय ला सके, राजनीतिक न्याय ला सके, और समान अवसर, मतलब सभी को बराबर अवसर मिले, ये सब ला सके। गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान, मतलब गरीब और कमजोर वर्ग का ऊपर उठे इन सब समस्याओं से। ठीक है, ये सब के क्या उद्देश्य, ये सब डीपीएसपी का क्या है, उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्यों से क्या के लिए क्या बनाया गया है, डीपीएसपी। आगे देखते हैं। अब देख, मैंने जैसे बताया कि डीपीएसपी का क्या उद्देश्य है, कल्याणकारी समाज बना। तो वो कल्याणकारी समाज होता क्या, पहले ये समझते हैं, कल्याणकारी राज्य क्या होता है। अब देखते, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभालता, बल्कि नागरिकों के विकास कल्याण के लिए भी कार्य करता है। मतलब क्या बोला, कल्याणकारी राज्य वे होते हैं जो केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभाले, बल्कि विकास करें, कल्याण करें, इन सब समस्याओं पर भी काम करें। ठीक है, इन सब मुद्दों पे भी काम करें, तो वो समाज, वो राज्य कैसा राज्य कहलाएगा, कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। उदाहरण से वो शिक्षा पे काम करें, स्वास्थ्य पे काम करें, रोजगार पे करें, सामाजिक सुरक्षा और गरीबों की सहायता काम करें, इन सभी मुद्दों पे वो काम करें ना, तो वो सब राज्य कैसा राज्य कहलाता है, कल्याणकारी राज्य। अब आगे देखते हैं कि डीपीएसपी की विशेषता है, क्या है इसका विशेषता। ठीक है, यह कभी न्यायालय में यह लागू नहीं कराए जा सकते हैं। मतलब आप जो डीपीएसपी है ना, अगर ये सरकार इसको नहीं ला पा रही है, तब इसे आप कोर्ट लेके नहीं जा सकते। इनके पीछे कई कारण है, जैसे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में, उसमें बहुत सी समस्या थी ये सभी, लेकिन सरकार की भी कुछ समस्याएं थी। ठीक है, सरकार की भी कुछ समस्या थी। क्या समस्या थी, क्योंकि उस टाइम न्यू आज़ादी मिला था, न्यू स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, न्यू स्वतंत्रता मिली थी, फ्रीडम मिला था। ठीक है, न्यू स्वतंत्र हुआ था, उनके पास क्या था, संसाधन की कमी थी। क्या था, संसाधन की कमी थी। मतलब क्या, जब हमारा देश न्यू आज़ाद हुआ तो जनता के सामने भी कई समस्याएं थी और सरकार के सामने भी कई समस्या थी, जैसे कि उनके पास संसाधन की कमी थे। ऐसे समस्या में अगर डीपीएसपी को अगर कोर्ट में वायलेट दे देता, अगर सरकार नहीं कर पाता तो क्या करता, जनता उसको लेकर तो कोर्ट कर जाते। एक जनता नहीं, कई जनता जाते हैं कोर्ट में, जाती समस्या बढ़ते जाते हैं। और जबकि क्या करते, सरकार के पास संसाधन नहीं था तो मजबूरन क्या करते, तो उन सभी समस्याओं में नहीं उलझाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने क्या दिया, इसे कोर्ट में लागू नहीं किया। संविधान में बताओ ना, इन्हें आगे के सरकार को छोड़ दिया। ठीक है, कि आप इसे क्या कर सकते हैं, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं इनका विशेषता, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, मतलब सरकार के लिए क्या मार्गदर्शक है और ये सिद्धांत है। ठीक, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ये सब क्या इनका विशेषता है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, कि भारत में केवल ये नहीं कि वो लोकतंत्र, केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चलेगा। राजनीतिक लोकतंत्र से मतलब लोकतंत्र को परिभाषा को पूरा करने के लिए उन्होंने डीपीएसपी बनाया, मतलब सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र भी इंक्लूड कर सके। ठीक है,
और समान संचालन की दिशा तय करते हैं। ठीक है, न्यूज स्लाइड में चले देखते हैं क्या है। अब मेरा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या है, आपको ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स के का लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन कुछ जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब क्या मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, मतलब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या संबंध है। तो पहला संबंध क्या है, मौलिक अधिकार नागरिकों का अधिकार, नागरिकों को अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट्स किनको अधिकार देता है, नागरिकों को, जबकि डीपीएसपी क्या है, सरकार के निर्देशक निर्देश देते हैं। ठीक है, अगला यह न्यायालयों में लागू होता है। अगर मौलिक अधिकार आपका छीना जा रही है, उसमें कुछ समस्या है को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, मतलब इससे कोर्ट में अलाउड है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय में अलाउड नहीं है। इसका यह संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इनका उल्लेख मिलता है कि इनका फंडामेंटल राइट्स का, जबकि डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इनका उल्लेख मिलता है। और सबसे लास्ट अंतर, कानूनी रूप से यह बाध्यकारी है या नैतिक रूप से बाध्यकारी है, मतलब सरकार का नैतिक काम को कर्तव्य क्या है कि डीपीएसपी, और जनता का कानूनी रूप से अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब परीक्षा के लिए कुछ फैक्ट जैसे बता दें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा चीज पूछा जा सकता है इसका उल्लेख किसमें, तो डीपीएसपी का उल्लेख किसमें, भाग 4 में। और अगला इसका अनुच्छेद इसका उल्लेख कितने से कितने तक में, इसका अनुच्छेद में उल्लेख 36 से 51 तक में है। ठीक है, और अगला प्रेरणा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और आयरलैंड ने किससे लिया है, आयरलैंड ने स्पेन से लिया। ठीक, और लास्ट क्या है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है। एक प्रकार की आलोचना भी बोल सकते हैं, और एक प्रकार की ये सरकार की उस टाइम मजबूरी भी नहीं होगी। ठीक है, अब 1 मिनट रिवीजन, मतलब मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ है, जैसे 1 मिनट रिवीजन। तो देखिए इसमें क्या है, डीपीएसपी क्या है, पहला देखा आप लोगों ने डीपीएसपी क्या है। ठीक, दूसरा डीपीएसपी किस देशों से, डीपीएसपी क्या है आपको मालूम है, डीपीएसपी किस देशों से लिया गया था, आपको पता आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड ने किसे लिया है, स्पेन से। ठीक, और दूसरा डीपीएसपी संविधान के किस भाग में, ये पता आपको पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको उद्देश्य पता है कि समाज ऐसा राज्य बना जो कल्याणकारी राज्य, उनका सबसे मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर, आपको अंतर बता दें, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है कि मौलिक अधिकार को आपको कोर्ट में अलाउड है, वैलिड है, जबकि डीपीएसपी कोर्ट में वैलिड नहीं है। यही था एक डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज का क्लास इतना ही तक था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और जरूरी बात, आप लोग इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, ताकि इस पर बराबर वीडियो अपलोड होंगे 11 के लिए, 12 के लिए, साइंस, आर्ट्स, टोटल 10th के लिए भी आएंगे। इसमें हम तो आपको 11, 12 के टोटल सिलेबस पढ़ाएंगे, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो। वही थोड़ा लेट लग रहा है, थोड़ा सेटअप तैयारी होने में लेट लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।